वेलकम वंस अगेन टू एस विजन। हेलो डियर PUHS JT स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में वादा किया था कि हम लोग लेके आने वाले हैं डर का समाधान, तो अब आ गया है समाधान आप लोगों के सामने। और सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चंस फ्लुएंटली पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, तो एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं, हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी आपके एग्जामिनेशन में नहीं हो। तो हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देना कि भाई अभी लगातार आपको क्लासेस कर लेनी है, जैसे भी हो आपको अपना प्रिपरेशन पूरा कर लेना है। ये मत सोचना कि सर ये एग्जामिनेशन बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने अभी तक पढ़ाई तक स्टार्ट नहीं किया है। और अगर आपकी पढ़ाई बेहतर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट गिर जाए। इसलिए आपकी पढ़ाई लगातार रखो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि S2 विजन के साथ आपको बेहतर कंटेंट मिल रहे हैं, तो आप S2 विजन के साथ जुड़ के पढ़ो, या फिर आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ाई जरूरी है और बेहतरीन आपका एग्जामिनेशन जाए, इसकी हमेशा हम लोगों की शुभकामनाएं रहेगी आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को, और आज का टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। वन शॉट, 1 घंटे के अंदर आपको क्लियर करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, चूंकि जो कि इससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, वो कोई बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं है। एक लेवल ऐसा है जिसपे हम लोग आराम से काम कर सकते हैं और एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर सकते हैं। तो बात करेंगे प्यारे बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। आते हैं, बात करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोला जा रहा है सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पे अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात, अभी एक शब्द में अगर हम समझे, ध्यान देना प्यारे बच्चों, बाकी बातें चलती चलेगी, इस पे डेफिनेशन हर चीज हमने मेंशन किया है आपके लिए, बट थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले बिठा दो। ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे स्पीच, आप देख पा रहे हो, इस स्पीच का मतलब आपने बचपन में पढ़ा होगा, भाषण पढ़ा है ना, पढ़ा है सर, इतना तो जानते हैं सर, इतनी भी अंग्रेजी हमारी खराब नहीं है कि स्पीच का मतलब ना पता हो, पता है, हमें भी पता है कि आपको पता है, फिर भी थोड़ा सा जानते हैं। बोला जाए स्पीच भाषण का टुकड़ा। जब भी इंग्लिश से हिंदी की तरफ आप जाते हो तो हमारी इंग्लिश से हिंदी थोड़ा सा उल्टा है, साला ये पैदा ही उल्टा दिया है, चीजें ही अलग हैं इसमें, बातें समझना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण, भाषण का टुकड़ा। अब एक बात सोचो यार, जब कोई भाषण होगा तो क्या वो एक शब्द का होगा, नहीं होगा, उसमें बहुत सारे शब्द होंगे। जब बहुत सारे शब्द होंगे तो उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं उस भाषण के टुकड़े हैं ये। और जब टुकड़े पे बात करना शुरू करते हैं, हर टुकड़े का एक नाम दिया गया है कि कौन से टुकड़े का प्रयोग कहां हो रहा है, तो नाम पता होगा तब तो बोलेंगे ये टुकड़े यहां लगा दो। तो यही है, यहाँ पे टुकड़े का एक नाम है, जिस नाम को बोला गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ डेफिनेशंस की तरफ आते, जरा समझना आप क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। इन इंग्लिश ग्रामर में वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 8 बेसिक टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। जरा समझना भाई साहब क्या है, बोला जा रहा है इंग्लिश ग्रामर में शब्दों को 8 भागों में अलग अलग किया गया है, 8 कैटेगरीज में रखा गया है, 8 भागों में बांट के रखा गया है। और वो भी समझना बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में वो वर्ड फंक्शन कैसे कर रहा है इसके आधार पे। बहुत बार हमें लगता है ना सर अंग्रेजी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 है, बात खत्म। भाई 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, केवल बात नहीं खत्म। शब्द, एक ही शब्द एक सेंटेंस के अंदर हो सकता है कि एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ काम करे और दूसरे सेंटेंस में दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ भी काम कर सकता है। लेकिन ये हमें समझ में तब आएगी जब आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा, अदरवाइज आपको ये समझ में पल्ले पड़ने वाले नहीं है। बिहारी लोग बोलते यार पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ,
वो सीन हो जाएगी आपके साथ। सेम चीज यहां पे है, हमारे साथ समझना। बोला जा रहा है कि भाई फंक्शन के आधार पे, मतलब सेंटेंस में कैसे वो शब्द काम कर रहा है वो डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप समझ में आ रही है आपको? हमने क्या बोला भाई? अब देखो, जैसे सिंपल सा मैं बात करता हूँ, सिंपल सा समझना। यहाँ पे सिंपल सा मैं एक सिंपल सा वर्ड बोलता हूँ, जैसे कि यार हमने लिख दिया यहाँ पे आई एम ईटिंग। मैं इतना कॉमन वर्ड यूज करूंगा जो आप समझ पा रहे हो। आई एम ईटिंग, बहुत सिंपल सा हमने यूज किया एक सेंटेंस को, जिसमें एक वर्ड है ईटिंग। ईट मतलब क्या होता है? खाना। हमने बहुत बार बेसिक में इतना तो जाना है कि भैया काम जो होता है ना, काम दुनिया में जितने काम है, जो भी एक्शन है, जितने भी काम है, खाना पीना, जैसे अभी मैं कौन सा काम कर रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, सारा पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, पढ़ाना काम है। और काम को इंग्लिश ग्रामर में हम कहते हैं वर्ब। इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। सेम चीज यहाँ पे जरा सा ध्यान देना, क्या है यहाँ आई एम ईटिंग, यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खाने का काम। तो खाना वर्ब। आप पढ़ने का काम कर रहे हो, पढ़ना वर्ब है कि नहीं? बल्ब जलने का काम कर रहा है, जलना वर्ब है। पंखा घूमने का काम कर रहा है तो घूमना वर्ब है। तो वर्ब को एक वर्ड में अगर हम डिफाइन करें, दैट इज काम। बात खत्म। बात समझ आ रही है? एक वर्ड में अगर समझते हैं तो। अब जरा सा समझो, यहाँ पे ईटिंग काम है भाई, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? वर्ब है। अब इसी सेंटेंस को हम बोले क्या, अगर हम बोल देते हैं कि ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा, ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब खाना हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। अब यहां पे भी भाई ईटिंग ही है। अब जरा सा देखो, शब्दों का चयन कितना बदल देगा, हर चीजों को, कॉन्सेप्ट को चेंज कर डालेगा। जरा समझना, यहाँ पे भी ये ईटिंग है, यहाँ पे भी ये ईटिंग है। यहाँ पे मैं खा रहा हूं, खाना काम है, खाना भाव है। भाई सही बात है, खाने का काम ये बंदा कर रहा है ना, है। बट यहां जरा समझो, ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ जब हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो जरा समझने की बात यह है, क्या ये ईटिंग यहाँ पे वर्ब है? हियर प्रॉब्लम स्टार्ट। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी सर, आप कैसे समझे? हम अभी तो आपने बताया था सर, काम मतलब वर्ब होता है किस ग्रामर में। अब आप ही बदले जा रहे हो, पलटू राम हो क्या? नीतीश चाचा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझो जरा क्या हो रहा है भाई साहब। ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ जब हम बोल रहे हैं, अब देखो यहाँ पे बोल जा रहा है खाना अच्छा है हेल्थ के लिए। अब यहाँ पे ईटिंग एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है भाई साहब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ईटिंग हमारा यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और जब सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वर्ब सब्जेक्ट नहीं हो सकता भाई। सब्जेक्ट तो केवल दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा तीसरा तो कोई हो ही नहीं सकता है सब्जेक्ट में। अब बोलोगे नहीं सर, ईटिंग तो आपने पढ़ाया था वर्ब है। बिल्कुल पढ़ाया था वर्ब है। बट यहाँ पे इस सेंटेंस में ये भाई काम कर रहा है किसके तरह? तो याद रखना, नाउन के तरह। किसके तरह काम कर रहा है? नाउन के तरह। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इस जब सब्जेक्ट यहाँ नाउन की तरह काम करता है ना, जब कोई नाउन की तरह काम करने लगे सब्जेक्ट की जगह पे आके, तो उसको ग्रामर ने एक नाम दे दिया है, जीरण। क्या नाम दे दिया है? जीरण नाम दे दिया है। हम लोग हालांकि इतने अभी लेवल पे आपको लेके जाना नहीं चाह रहे, बस ये डिफाइन। अब जीरण को आप आसान भाषा में समझो कि वो नाउन है। जीरण को आसान भाषा में क्या समझो? वो नाउन। तो यहां पे यह कौन सा पार्ट की तरह काम करने लगा भाई? नाउन की तरह काम करने लगा सर। तो सेंटेंस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि कौन सा वर्ड किस तरह से काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, ये डिसाइड करने वाला है हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो दिस वाज ओनली योर डेमो टू अंडरस्टैंड अ वर्ड इन डिफरेंट टाइप्स। आप एक वर्ड को डिफरेंट तरीके से कैसे पेश करते हो, ये समझाने के लिए केवल हमने इसका प्रयोग अभी किया है। हालांकि हमारा लेवल इतना लेवल अभी नहीं जाने वाला है समझने के लिए। बस ये समझाए कि भाई फंक्शन के आधार पे होता है, कार्य के आधार पे शब्दों को चुनना है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। अब समझना भाई टॉपिक क्या है। अब इससे हम थोड़ा सा हटाते हैं यहां से, ठीक है? अब देखो भाई आ जाते हैं पॉइंट पे। क्लियर है? अब देखना,
भैया अब यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है बोला जा रहा है क्या, दीज कैटेगरीज आर नॉन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन आठों कैटेगरीज को बोला गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला गया है। तो अब अगर जरा समझते हैं हम लोग कि सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारा है नाउन। सबसे पहला क्या है, नाउन है। तो नाउन पे बात कर लेते हैं। सर ये नाउन क्या होता है, ये नाउन क्या होता है, ये एक वर्ड में क्लियर किया है, नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितने नाम है सबको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब अगर चाहूं कि आपको चुटकियों में इन चीजों को समझाना तो वेरी सिंपल थी। याद रखना, दुनिया की वो सारी चीजें जिसे आप देख सको, जिसे आप छू सको, पर हर चीज को छूना नहीं है, याद रखना, या फिर जिसे आप फील कर सको, वो सब का सब नाउन है। जरा समझना, आप मुझे देख पा रहे हो, मतलब मैं मुझे देख पा रहे हो, लड़का है ये, एक लड़का क्या है, नाउन है। आप बोलोगे टीचर है, तो टीचर भी क्या है, नाउन है। ये टी शर्ट दिख रही है आपको, टी शर्ट, यहाँ इसी S2 विजन की टी शर्ट की बात कर रहे हैं भाई। टी शर्ट दिख रही है, ये टी शर्ट भी क्या है, नाउन है। ये वॉच दिख रही है आपको, ये भी क्या है, नाउन है। देखो इसे हम देख पा रहे हैं, इसे हम छू पा रहे हैं, पा रहे नहीं पा रहे, सही बात है ना। लाइट को महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ सर चारों तरफ रोशनी रोशनी सा लग तो रहा है, तो भाई ये रोशनी वो वाली रोशनी नहीं है, ये लाइट वाली बात कर रहे हैं। ये भी क्या है, नाउन है। ये पेन दिख रही है, ये भी क्या है, नाउन है। जो भी आपके चारों तरफ दिख रही है, एक बार नजरें घुमाओ, हर चीज आपका नाउन। वी आर सराउंडेड विद नाउन्स, लोग नाउन से सराउंडेड है भाई। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्लियर है। एक वर्ड में अगर समझो नाउन को तो यही है ये कि भाई साहब नाउन एक वर्ड में नेमिंग वर्ड है। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, क्या है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। देखो थोड़ी देर पहले हमने स्टार्टिंग में बोला था, ये नाउन जो है ना, या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। नाउन और नाउन के इक्विवेलेंट होता है एक प्रोनाउन, दोनों, उस पर भी बात करेंगे अभी। तो अगर हम लोग बात करते हैं सर नाउन की, तो नाउन ये क्या है, पर्सन, छोड़ो इतना, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया छोड़ो, सब चीज को गोली मारो, है ना। दिमाग में एक बार डालो कि डायरेक्ट नेम है, नेम किसी चीज का हो, चाहे वो पर्सन का नेम हो, चाहे वो किसी भी थिंग का नेम हो, चाहे वो प्लेस का नेम हो, एवरी नेम इज नन एज नाउन। सब कुछ क्या है, नाउन है। क्लियर है। एक बात, पंखा दिख रहा है, नाउन है। ऑल क्लियर, कोई प्रॉब्लम, चलो आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने दिया है। दिल्ली इज अ सिटी, दिल्ली नाम है जगह का, क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे देखो भाई यही क्लियर किया कि ऑनेस्टी क्या है, सब्जेक्ट की तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स दोनों दिमाग में रखने हैं, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एक आइडिया है ऑनेस्टी, है ना। ऑनेस्टी सब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन तो ये है नहीं क्योंकि किसी के बदले आ नहीं रहा है, तो बच्चा क्या, ये नाउन है भाई। द कैट इज सेट ऑन द मैट, बोला जाता है कैट सेट ऑन द मैट। अब यहाँ पे कैट भी क्या है, नाउन है, और मैट भी क्या है, नाउन है। कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था, ना समझ में आए नाम तो ये समझ में रखो, जिसे आप देख सको या छू सको। कैट को भी देख सकते हैं, नाउन है, मैट को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, क्या है, नाउन है। क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं, बातें जरा समझते चलना। अब हमारे टाइप्स ऑफ नाउन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज द प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मैटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन है हमारे पास। पहला क्या है, पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। मैं बता रहा हूं यार, मेरे जीवन में ये प्रॉपर मुझे तब तक समझ में नहीं आता जब तक मैं खुद पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था। ये सच्चाई है हमारे लाइफ की। हमने पढ़ा इससे बहुत बार, मुझे तब तक समझ में नहीं आया था जब तक मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था। और जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि प्रॉपर क्या है। क्योंकि तब मेरे मन में पहले ये सवाल आया था कि जब बच्चे हमसे पूछेंगे प्रॉपर क्या है, और इसका अगर हम केवल वो डेफिनेशन दे देंगे जो डेफिनेशन केवल रट्टा मार के किया जा सकता है। आप देखोगे प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन बड़ी गजब की प्रॉब्लम दिया हुआ है बहुत सारे बुक्स में, एकदम कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ था, जो सच्चाई बात है। बट अब एक चीज ना, एक वर्ड में इसको हम लोग क्लियर करेंगे, क्या है प्रॉपर, क्या है कॉमन, क्या है कलेक्टिव, क्या है। नेक्स्ट हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन। ये 5 नाउन है आपके पास।
चलो भाई, इतने सारी चीजें हैं, डेफिनेशंस अपनी जगह पे, डेफिनेशंस पे हम लोग अलग बात करेंगे, बट अभी मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट को आप पहले समझो, डेफिनेशन तो आप यूं समझ जाओगे, अभी कॉन्सेप्ट समझो। अब जरा समझो, पहली बात तो ये समझना कि मान लो कि अगर हम बात करते कॉमन कलेक्टिव प्रॉपर में, तो दुनिया में सबसे पहले जो नाउन आया होगा कौन सा नाउन आया होगा? आपके हिसाब से क्या है, आप कमेंट्स में बात बताना। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हमारी लाइफ में जो सबसे पहले आया होगा, दैट विल बी अ कॉमन नाउन, वो एक कॉमन नाउन। सर ये कॉमन नाउन, अच्छा कॉमन का मतलब हिंदी में बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। सर ये जाति क्या होता है? क्या ये वो जाति है ब्राह्मण राजपूत भूमियार ये वाला जाति चल रहा है यहाँ पे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये वो जाति नहीं है, ये वो जाति है जो क्लासिफाई करे एक चीज को दूसरे चीजों से अलग कैटेगरीज में रख दे, ये वो जाति है। अब ये जो जाति नहीं समझ में आए ना, अब समझो, दुनिया का हर एक अलग चीज वो कॉमन होता है। अब जैसे नहीं समझ में आया होगा, अभी भी समझ, दुनिया का हर एक अलग चीज कॉमन नाउन है। अब कैसे समझना? मैंने बोला क्या भाई, बोर्ड, बोर्ड दिख रहा है आपको? कॉमन नाउन को एक वर्ड में समझो, कॉमन नाउन एक ऐसा चीज है ना, एक ऐसा नाम है जो पूरा उसकी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं एक शब्द का यूज करेंगे, जैसे हमने बोल दिया कैट, क्या बोल दिया? कैट, है ना? बिल्ली, हमने बोला बिल्ली दूध पीती है, बचपन वाला सीन, बच्चा हम पढ़ते थे बिल्ली दूध पीती है, वही सीन है यहाँ पे। अच्छा जब हम बोलते हैं बिल्ली दूध पीती है, तो क्या बात कर रहे हैं? हमारे घर में जो बिल्ली, हम उसकी बात कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, हम हर जगह की बिल्ली की बात कर रहे हैं, हम किसी एक बिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिल्ली की पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं। दैट प्रजाति इज नोन एज कॉमन प्रजाति। समझ में आ रही है बात? वही वो प्रजाति है। जब हम बात करें बिल्ली दूध पीती है, तो बिल्ली की जो बात की है ना, ये बिल्ली हर जगह की बिल्ली की बात की, तो एक बिल्ली वर्ड से उसकी पूरी बिल्ली प्रजाति की बात हो रही है कि नहीं है? अगर हम चाहे हम अपने बारे में बोल सकते हैं ना, टीचर अच्छे होते हैं। टीचर अच्छा मतलब क्या नितिन सर अच्छे हैं केवल? नहीं भाई, नितिन सर तो अच्छे हैं ही, चलो मजाक। बट जितने भी टीचर्स हैं उनकी बात की, एक टीचर वर्ड बोल के कि सारे टीचर के बारे में, टीचर की पूरी प्रजाति के बारे में बात की। हमने बोल दिया कि स्टूडेंट नटखट होते हैं। अब जब स्टूडेंट की बात करें, क्या हम एक प्रॉपर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? नहीं भाई, स्टूडेंट की पूरी प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक वर्ड से उसकी प्रजाति की बात हो जाती है ना, दैट इज कॉमन नाउन। अब इसको और आसान समझना है तो सीधे समझो, क्या समझना है? आप समझो, दुनिया की वो सारी चीजें जो अभी हम थोड़ी पहले बात की, जिसे आप देख सको, जिसे आप छू सको और गिन सको। याद रखना, दुनिया की वो सारी चीजें जिसे आप देख सको, छू सको और गिन सको, वो सारे के सारे नाउन है कॉमन नाउन। जैसे बॉय, लड़का, देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिन भी सकते हैं, क्या है ये? कॉमन। पंखा, देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिन भी सकते हैं, कॉमन नाउन। कुर्सी, देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिन भी सकते हैं, कॉमन। जो भी आपको भी फिलहाल दिख रहा है सब है। बोर्ड, देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिन सकते हैं, कॉमन नाउन है। टी शर्ट, देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिन सकते हैं, कॉमन नाउन है। भाई साहब बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये है कॉमन नाउन। क्लियर है? तो याद रखना, दुनिया की वो सारी चीजें जैसे आप देख सको, छू सको या गिन सको, वो कॉमन नाउन के अंदर आती है, जेंडर। ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं, याद रखना, मान लो कि एग्जांपल पे हमने ले लिया, चलो डॉग, कुत्ता। डॉग तो आप जान ही रहे हो, डॉग की बात करते हैं। आप देखना, हम लोग क्या करते हैं जनरली, डॉग को लाके यहाँ पे, ये पेट एनिमल है तो हम लोग इसको पालते भी। हमने डॉग लेके आया एक अपने घर में, डॉग लेके आए, और उस डॉग को जब देखना ना, खाना पाना खिलाओगे ना, तो जनरली ऐसे बोलोगे डॉग को कि कुत्ता, ऐसे करोगे तो आएगा बेचारा, कुद 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 करोगे तो आएगा आएगा। फिर उसको आप दोगे रोटी वगैरह खाने के लिए, फिर वो खाएगा भी, है ना? जनरली ये चीजें होगी। अब क्या करते हैं, अपने घर में लाने के बाद उस कुत्ते को हम लोग नाम दे देते हैं। कोई अपने घर पे कुत्ते का नाम टॉमी दे देता है, कोई कुत्ते का नाम अपने अपने हिसाब से, अपने बिहारी पहले शेरा, अलग अलग नाम पड़ता था। कुछ लोग कल्लू नाम भी दे देते हैं, अलग टाइप के नाम दिया जाता है कुत्ते का। तो जब आप उसको नाम दे दोगे ना, तो 2-4 दिन बाद उसको, पहला दिन जब आप रोटी खिलाओगे ना, तो उसको बोलोगे क्या, टॉमी? उस साला कंफ्यूज रहेगा, इधर देखेगा,
ए सर हम ही को बोल रहा है क्या, आज तक तो कुत्ता बोलता था, हम ही को बोल रहा है क्या। फिर अधर वो देखेगा देखा कोई नहीं, मतलब हम ही को बोल रहा है। फिर वो धीरे धीरे आएगा, फिर आपका रोटी खाएगा, फिर अगले बार बोलोगे टॉमी आ, फिर एक दो बार ऐसे देखेगा, फिर थोड़ा सा तेज में आएगा, फिर धीरे धीरे उसको ऐसी आदत लगेगी कि आप 2 किलोमीटर दूर से बोलोगे टॉमी, तो टॉमी दौड़ते दौड़ते हाँफते हुए आके आपके पास पहुंच जाएगा। सही बात है कि नहीं? ये हालात हो जाएगी आपके साथ। फिर उसके बाद आप जरा सा उसको बोल के देखना था, ए कुत्ता इधर आ, वो आएगा, बोलेगा ना, पॉइंट जाएगा, कुत्ता बोलते हो ये, कुत्ता नहीं है यार, क्या है यार, टॉमी है भाई साहब, क्या है टॉमी। अब हमको हल्के में नहीं लो, अलगे एटीट्यूड में जी रहा है वो, हल्के में नहीं लेना है, अपन टॉमी है, अब उसका ये मनसा है, तुम जब को बोलोगे कुत्ता है नहीं करेगा, टॉमी तुरंत पहुंच जाएगा दौड़, ये हुआ ना बात, नाम है मेरा, नाम लो, ये सिस्टम चलेगी आपकी उसके साथ, ऐसी हालात हो जाएगी भाई साहब। तो ये चीजें चल रही है। तो याद रखना, जब किसी चीज का आप एक नाम रख देते हो तो भाई वो कॉमन नहीं है, आई एम नॉट अ कॉमन मैन, बात समझ आ रहा है? अब वो कॉमन नहीं है भाई, अब वो स्पेशल बन गया, स्पेसिफिक बन गया, स्पेसिफिक को दूसरे नाम में बोले तो प्रॉपर बन गया। क्या बन गया? प्रॉपर। एक वर्ड में क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट। अब देखो एग्जांपल्स आपको मैं दिखाता हूं। देखो भाई बोर्ड देखा, दिख रहा है बोर्ड, कॉमन नाउन है, ऑफ कोर्स कॉमन नाउन। अब इस बोर्ड का नाम लिखा गया है यहाँ पे, क्या नाम लिखा गया? मैथ्स हब। अब ये बोलेगा मैं स्पेशल हो गया, अब मैथ्स हब क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये पेन मैंने बोला, पेन, पेन बोलोगे कॉमन नाउन है, बट इस पेन का नाम दे दिया गया, इस पेन का नाम कुछ दे दिया गया ना। मान लो कि पेन का नाम दे दिया लिंक ग्लाइशर दे दिया गया, क्या हो गया? अभी प्रॉपर हो गया। टी शर्ट बोले ना भाई, टी शर्ट कॉमन नाउन है, बट ये टी शर्ट का नाम दे दिया गया भाई S2 विजन, इससे नहीं बात हो रहा है। अब ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। बस ये वॉच देख रहे हो, वॉच, वॉच कॉमन नाउन है, वॉच का नाम दे दिएगा सोनाटा, अब ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ये फर्क पड़ता है। लड़का को देख रहे हो, लड़का को, लड़का बोले तो कॉमन नाउन है, जब लड़के का नाम रख दिए ना भाई नितिन झा, तब से तो अपन अपने आप को कॉमन समझता ही नहीं है, प्रॉपर नाउन है भाई। बात समझ में आ रही है आपको? आई होप कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी। कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, बट चीजों को थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद जब इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं उसके बाद तो बाकी कुछ है ही नहीं, बाकी तो ऐसे खत्म हो जाएंगे भाई। ठीक है, ऑल क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत हुई तो फिर से नितिन सर है यहीं पे, कमेंट्स कर डालना। कल से अगले क्लास से लाइव मिलने वाले हैं आपसे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाइव टू लाइव होगा। चलो आगे बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, स्पेसिफिक नेम्स ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, है ना। स्पेसिफिक नाम यहाँ पे देखो, लंदन, जॉन, गूगल। आप ऐसा सोच रहे हो अच्छा स्पेसिफिक नाम, खास नाम की बात है, लंदन, अरे बड़ा बड़ा भाई, बड़ा देश है इसलिए है, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग से हटा दो, है ना। लगेगा जॉन, जॉन अब्राहिम है क्या? लगेगा कि गूगल, अरे गूगल बात कर रहा है भाई, बड़ा है ना गूगल, बड़ा प्लेटफॉर्म है इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। हर वो चीज स्पेशल है जिसका नाम दे दिया गया, जिसका नाम दे दिया गया वो स्पेशल है। पहले हम बच्चा में ऐसे समझते थे, क्योंकि प्रॉपर जब हम पढ़ते थे ना तो उस पर लिखा रहता था किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम को। एग्जाम्पल लिखा रहता राम, पटना, हम सोचते अच्छा राम भगवान का नाम है इसलिए, हमको लगता था ना कि पटना बड़ा शहर है इसलिए, हम ऐसे पढ़े हुए थे। जब हम खुद पढ़ाना स्टार्ट किए तब हमको कॉन्सेप्ट समझ में कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ बट हो गया, 10 साल से पढ़ा रहे, बहुत पहले की बात हो गई। चलो अगला है हम लोग का कलेक्टिव नाउन है भाई साहब। कलेक्टिव बहुत सिंपल सी बात है। देखोगे ना कुत्ते वगैरह के जो बच्चे हो गए ना, कुत्ते वगैरह का बच्चा, तो लगातार एक झुंड बन जाएगा, है ना। एक साथ देखोगे 4, 5, 10 कुत्ता है ना आपके पास, कुत्तों का झुंड की जब बात करोगे, जब एक समूह में बात करेंगे हम किसी चीज की, तो हो जाए कलेक्टिव। कलेक्ट मतलब क्या होता है? इकट्ठा। इकट्ठा मतलब समूह बना हुआ रहेगा, सीधी सी बात है। जब कोई चीज समूह में होगा, इकट्ठा में होगा, उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन्स कहेंगे। देखो, नेम्स अ ग्रुप एज वन यूनिट, पूरा ग्रुप को जब आप एक मानते हो तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे आर्मी, आर्मी का मतलब एक नहीं होता है कि एक आर्मी का बंदा, नहीं, आर्मी का मतलब उसकी पूरी बटालियन की बात हो रही है भाई साहब, वो क्या है? कलेक्टिव नाउन।
टीम, अब हम टीम बनाते हैं, मान लो क्रिकेट का ही टीम बनाए, तो टीम मतलब क्या एक आदमी? नहीं भाई, टीम इज अ यूनिट ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स का एक यूनिट है, वो उसे हम टीम कहते हैं। तो ये क्या हुआ, एक ग्रुप बन गया, तो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बात समझ आ रही नहीं है? फ्लॉक, झुंड, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स सुने होगे, पक्षियों के झुंड। अब आप देखोगे पक्षियों के झुंड में क्या एक पक्षी उड़ रहा है? नहीं, पक्षियों की बहुत बड़ी समूह है, उसको क्या कहेंगे? फ्लॉक कहेंगे। बात समझ आ रही है? जानवरों के लिए यूज किया जाता है हर्ड, सॉरी, जानवरों के लिए यूज किया जाता है हर्ड। तो याद रखना भाई, जब आप यूज करते हो ना जानवरों के लिए हर्ड, हर्ड का मतलब ये होता है समूह। अगर हम बोल दिए हर्ड ऑफ गोट्स, मतलब बकरियों का झुंड। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जा रही है। बोला है नेम्स ऑफ आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। याद रखना सबसे बड़ी चीज, यू कैन नॉट टच देम, आप इसको टच नहीं कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या? उसे आप टच नहीं कर सकते हो, उसे आप फील कर सकते हो बट टच नहीं कर सकते हो। फील क्या क्या हो सकता है? किसी आइडिया को हम फील कर सकते हैं, जैसे हम फील करते हैं यार ईमानदारी बहुत अच्छी बात है, ये हमारे अंदर की फीलिंग है ना? फीलिंग है, ये ईमानदारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सबसे ज्यादा फील करने वाला चीज आप लोग के एज में या तो प्यार 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 या तो मार मार मार। इस एज में यही तो भरा हुआ है भाई साहब। ये लो सबसे बड़ी फीलिंग है आज की, तुम दिल की धड़कन में रहते हो वाली सीन है। तो भैया लव फील करते हैं हम, क्या करते हैं? इसको फील करते हैं। बोलता नहीं है अरे हमको ऐसा लगता है कि वो हमसे प्यार करती है। तुमको लगता है, लगना का मतलब होता है फील करना होता है। क्या है? फील करना। तो प्यार क्या किए? फील किए। ये भी क्या है? नाउन है। फ्रीडम, आजादी, कभी कभी नहीं बोलते क्या हमको ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से फ्रीडम में है ना? फ्रीडम क्या है आपके लिए? ये क्या है? आपकी पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन सारे के सारे वर्ड्स है जिस चीज को आप फील कर सकते हो, आप उसे टच नहीं कर सकते हो। लेकिन क्लियर है? नेक्स्ट है हम लोग का मैटेरियल नाउन पे बात कर लेते हैं। क्या है? मैटेरियल नाउन। ध्यान देना, बोला जा रहा है नेम्स ऑफ द सब्सटेंस और मैटेरियल थिंग्स आर मेड ऑफ। देखना एक चीज क्या बोला जा रहा है, उस मटेरियल की बात की जा रही है जिससे किसी चीज को बनाया जा सकता है, उसे क्या कहा जा रहा है? मटेरियल नाउन कहा जा रहा है। सिंपल वे में समझ लो इसको, वो नाउन जिसे हम नाप और तौल सकते हैं या जिससे किसी चीज को बनाया जाता है उसे भी मटेरियल नाउन कहते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ध्यान देखना, जैसे गोल्ड है, सोना है, सोना से कुछ चीजें बना सकते हैं ना, सोने का चेन बना सकते हैं, है कि नहीं है? ध्यान रखना, मिल्क है, दूध है, दूध से दही बन सकता है ना? वुड है, लकड़ी, लकड़ी से बहुत सारे फर्नीचर्स बन सकते हैं। तो याद रखना कोई चीजें, उन चीजों को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन जिससे हम नाप सके या तौल सके। वो सारी की सारी चीजें क्या है? मटेरियल नाउन के अंदर आती है। चावल ले लो, चावल लोगे तो क्या उसे हम नाप भी सकते, तौल भी सकते? क्या है? मटेरियल नाउन है। थोड़ी सी जल्दबाजी में समझने की कोशिश करेंगे अब चीजों को, चूंकि ज्यादा टाइम नहीं लेना है, हमें जल्द से जल्द टॉपिक को क्लियर करते चले जाना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अभी जो हम लोगों ने इतना बात किया है इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सर थोड़ा सा देख लो, सी हैज ग्रेट कॉन्फिडेंस आइडेंटिफाई द नाउन। क्वेश्चन है कि भैया इसमें से नाउन आइडेंटिफाई करो पहले। सी हैज ग्रेट कॉन्फिडेंस, याद रखना हमने बताया था एक चीज और कि बाद के बाद या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा भाई। ऑब्जेक्ट अगर है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? कॉन्फिडेंस है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन। कॉन्फिडेंस जो है किसी नाम के बदले तो आ नहीं रहा, ये खुद ही क्या है? एक नाउन है, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो गया? नाउन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नाउन चूज करना है, तो हमारा आंसर सी है, कॉन्फिडेंस है। दूसरा है चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चूज करो भाई। बुक है, चेयर है, फ्रीडम है, टेबल है। बुक हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये कॉमन हो गया। चेयर भी कॉमन हो गया, टेबल भी कॉमन हो गया। फ्रीडम हम महसूस करते हैं, इसका मतलब ये क्या? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम लोग, विच इज ए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है सर? देखो भाई, प्लेयर, प्लेयर तो हमारा कॉमन नाउन है कि नहीं है? रिवर, रिवर भी कॉमन नाउन है। टीचर भी कॉमन नाउन है। यहाँ पे क्या है? आर्मी,
अभी बताया था, आर्मी एक बंदे को नहीं कहते हैं, पूरी की पूरी बटालियन को कहते हैं उसकी। हमारा आर्मी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है फाइंड द प्रॉपर नाउन चूज करो। भाई नाम होना चाहिए, प्रॉपर नाउन मतलब किसी चीज का नाम होना चाहिए, बात खत्म। स्कूल नहीं, स्कूल का कुछ नाम हो सकता है, स्कूल तो कॉमन नाउन है। सिटी कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है। दिल्ली शहर का नाम है, दिल्ली शहर बोलते तो कॉमन, लेकिन शहर का नाम बोलते तो प्रॉपर। आंसर क्या हो गया, सी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो भाई, आगे बात कर लेते हैं, अब हम लोग प्रोनाउन पे बात कर लेते हैं। प्रोनाउन क्या है, द सब्स्टिट्यूट वर्ड है। सब्स्टिट्यूट उसे कहते हैं जो किसी के जगह पे आ जाए। नहीं समझे, जैसे नितिन सर पढ़ा रहे, इनका सब्स्टिट्यूट इनके जगह पे कोई आ गया तो दैट इज सब्स्टिट्यूट हो सकता है ना। अब बात हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर ले, नेक्स्ट पे आगे आ जाए। बोला जा रहा है सर प्रोनाउन की डेफिनेशन जान लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। पूरी चीज को मेंटेन कर दिया हमने यहाँ पे। याद रखना, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के जगह पे आता है। नाउन के जगह पे जो आएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। और इस प्रोनाउन का यूज क्यों होना शुरू किया, भाई जब नाउन है तो प्रोनाउन क्यों लाए। तो भैया प्रोनाउन का यूज होना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि नाउन की बार बार रिपीटेशन ना हो। नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, प्रोनाउन का इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर बात कर लेते हैं प्रोनाउन की, तो बात समझो, अगर सिंपल वे में समझो, अगर प्रोनाउन नहीं होता, कुछ पल के लिए मानते हैं, मान लो कि अगर आप बोल रहे हैं कि राम जा रहा है, ओके, एक वर्ड आप बोले राम जा रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम सर, राम जा रहा है, आगे हम सेंटेंस लिखते हैं। पर अगर मान लो कि हमारे क्लास में 500 बच्चे हैं, हम 500 बच्चे के बारे में बोल रहे हैं कि 500 बच्चे का जो है नाम लिख के बोलेंगे जा रहा है, अगर प्रोनाउन नहीं होता तो हम ऐसे करके सबका नाम लिखते, फिर तो राम, रोहित, श्याम करते करते पहले 4 पेज में हमको नाम लिखना पड़ेगा, फिर एक वर्ड लिखेंगे जा रहा है। कितनी बेढंगे सी चीज लगता वो, कितना ऑड सा लगता वो। इस ऑडनेस से बचने के लिए, नाम की रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रोनाउन का यूज कर दिया। भाई साहब क्या कर दिया हम लोगों ने, प्रोनाउन का यूज कर दिया। किसके लिए भाई, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। किसके लिए, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया। नहीं समझ में आ रही है क्या, ऑल क्लियर और नॉट। भाई सब क्लियर है या नहीं है ये बताओ आप, किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है। चलो आगे बात कर लेते हैं। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ऐसा हम लोग किए हैं। अब देखो यहाँ पे, राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। राम भाई एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है, क्योंकि वह बीमार है। वह बीमार मतलब कौन बीमार, भाई ये राम बीमार है ना। हमने यहाँ दोबारा से राम का यूज नहीं किया, राम की जगह हमने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। राम का जगह हमने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। नहीं समझ में आ रही है बात आपको, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ क्लियर है, ओके। चलो देखो अब आगे समझना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हियर ही रिप्लेसेस राम। यहाँ पे ही ने क्या किया, इस राम को हटा दिया, ही आ गया, कोई दिक्कत है। अब मान लो कि आप बहुत सारे बच्चे बैठे हुए है ना, हमने बोल दिया एक वर्ड में कि सब पागल हो। सब मतलब कौन, राम, श्याम, गीता, ललिता, पपीता, सब के सब क्या हो, पागल हो। हमने इतने सारे नाम का यूज नहीं किया, नाम की सारी जगह पे एक वर्ड यूज किया, सब। तो नाम की जगह पे जो आया वो क्या कहलाएगा भाई, प्रोनाउन कहलाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं है। चलो भाई आगे अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा ध्यान देना, प्रोनाउन के भी यहाँ पे कुछ टाइप्स हमने दे दिया, हालांकि बहुत सारे टाइप्स है, बट हमने उन टाइप्स का मैनेज किया है जो आपके एग्जामिनेशन के बेसिस पे चले। पर्सनल प्रोनाउन है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आपको यहाँ पे जनरली ये 5 प्रोनाउन को समझ लेना है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपका क्लियर होता चलेगा। पर्सनल प्रोनाउन बहुत सिंपल वे, पर्सनल बनता है पर्सन से। कहां से बनता है, पर्सन से। ध्यान देना, रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन लिखा हुआ, सीधा समझो। पर्सनल किससे बना है, पर्सन से। तो पर्सन को दिखाने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। इसको और आसान भाषा में समझोगे तो, पर्सन आप पढ़े तुम बेसिक में बच्चा में कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सेकंड में सिंगुलर यू, प्लूरल वी यू, थर्ड सिंगुलर ही सी इट, अब प्लूरल में दे। पढ़े थे ना भाई,
तो पर्सन के अंदर जितना प्रोनाउन है वो सारा प्रोनाउन है पर्सनल। देखो आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? तो पर्सन के अंदर जितने प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भाई एक सब समझो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि मैं रिफ्लेक्ट होकर जो हम पे याद, जैसे अगर मैं किसी को बोलता हूं आई बीट माई सेल्फ, मैं खुद को पीटता हूं। बहुत लोग देखो ना माथा पीट लेगा, ये बाप रे बाप, माथा पीटना शुरू कर देगा बहुत लोग, है ना। तो देखो आई बीट माई सेल्फ, मैं पीटता हूं, ये पीटना भाव है ना, मैं पीटता हूं, पीटने का काम भी मैं ही कर रहा हूं। अब पीट भी किसको रहा हूं? खुद ही को पीट रहा हूं। तो भाई आप जरा बताओ, ये जब पीटने का काम हो रहा है किस पे हो रहा है? खुद पे हो रहा है ना। मतलब इस काम का रिफ्लेक्शन तो भाई घूम के हम ही पे ना आ रहा है। तो जो काम का रिफ्लेक्शन खुद पे आ जाए उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जितना भी सेल्फ वाला, जितना भी सेल्फ वाला होगा उस सब को कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो क्या है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ दिया हुआ है। ये सब जितना प्लूरल होगा उसमें वीएस लगा होगा, और सिंगुलर होगा उसमें लास्ट में सेल्फ लगा। देखो लिख रहा है रेफर बैक टू सब्जेक्ट, मतलब काम का प्रभाव बैक में रिफ्लेक्ट करके भेज देगा सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आया था, पिटने का प्रभाव रिफ्लेक्ट होकर किस पे आ गया? खुद ही के ऊपर आ गया, है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट है क्या हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव? मतलब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है दिखाना, इंकित करना। जिस शब्द से हम किसी को दिखाने का काम करते हैं वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत बार आप बोलते हो अरे वो ही लड़की है जी, वही लड़की है जो उसको चप्पल से मारी, ये वही लड़की है। वही वर्ड क्या हुआ? दिखाने का काम किया। जब आप वही नहीं बोलोगे तो जेब में हाथ रहेगा। अरे लड़की है, अरे कौन लड़की? अरे वही लड़की है। ये वही वर्ड का क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। ये वही वर्ड का जो आप प्रयोग कर रहे हो ना, यू आर यूजिंग द वर्ड वही। इस वही के लिए जो इंग्लिश वर्ड आप यूज करोगे अभी, दिस या दैट यूज कुछ तो करोगे भाई। नजदीक में लड़की होगी तो बोलोगे यही लड़की है, तो दिस यूज करोगे। दूर में लड़की है तो वही यूज करोगे, दैट यूज करोगे। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, वो पॉइंट टू थिंग्स लिखा हुआ है। किसी चीज को पॉइंट करने के लिए, दिखाने के लिए जिस शब्द का यूज कर रहे हो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है। इसके अंदर दिस, दैट, दीज, दोज। दिस नजदीक के सिंगुलर व्यक्ति को दिखाने के लिए, दैट दूर के सिंगुलर व्यक्ति को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। दीज का प्रयोग नजदीक के बहुत सारे व्यक्ति, मतलब एक से अधिक प्लूरल व्यक्ति को दिखाने के लिए किया जाता है। और दोज दूर के प्लूरल को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो दिस और दीज, दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल नजदीक के लिए, दैट और दोज दूर के लिए, प्लूरल के लिए, सॉरी दैट सिंगुलर के लिए और दोज प्लूरल के लिए, दूर के लिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सर ये क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? चलो अभी एक बार से क्लियर करते हैं एक वर्ड में। इसके लिए क्लियर कैसे होगा ये सुनो। अगर एक वर्ड में हम क्लियर करने की कोशिश करें तो यहां तो बोला रहा है कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। इतना तुमको बताएंगे तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, यार आप क्लॉज बताइए क्या होता है, फिर ये क्या होता है, इतना नहीं बताएंगे। सिंपल में समझा देते हैं, समझो, सीधे समझो। जब आपका ये WH वर्ड, कौन सा वर्ड? WH वर्ड, ध्यान देखिए। जब आपका WH वर्ड क्या आता है? व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, ये सब ना है, सीधे समझो। जब ये आपका WH वर्ड क्या करता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता है, तो वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बात समझ आ रही है? और एक ही सेंटेंस होना चाहिए, एक ही सेंटेंस, कोई दूसरा सेंटेंस में ऐड नहीं होना चाहिए। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट में केवल एक ही है कि नहीं, ये क्या हुआ? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछना। ऐसा प्रोनाउन जिससे सवाल पूछा जाए वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कॉन्सेप्ट इसका ये, ऐसा प्रोनाउन जिससे सवाल पूछा जाए वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम? तो ये व्हाट से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बात में आ रही है? हम नाम जानने की कोशिश करें, क्या नाम, नाम बोल रहे, नाम राम, तो राम को जानने के लिए हम क्या पूछ रहे हैं? व्हाट। राम नाउन को ही जानने के लिए हम पूछ रहे हैं व्हाट। जो नाउन के जानने के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाए उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बहुत बार पूछते हो ना, ए हु आर यू, कौन हो तुम?
कौन हो बोलो, टीचर हो क्या? यहाँ पे भी हम डॉक्टर टीचर नाम को जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा भाई साहब। क्लियर है? अब अगर बात करो रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन तो रिलेशन जोड़ेगा भाई, ये तो रिलेशन जोड़ेगा। जब रिलेशन जोड़ेगा तो सवाल नहीं उठा सकता है, रिलेशन जोड़ना है तो ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकते हो भाई। देखो, द मैन हु कॉल्ड यस्टरडे इज हियर। अब यहां पे देखो, ये हु क्या स्टार्टिंग में है? नहीं है। जब हु स्टार्टिंग में नहीं, मतलब WH वर्ड स्टार्टिंग में ना, अब उसका मीनिंग सवाल पैदा ना करे, वो इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि वो रिलेटिव है। देखो, द मैन, वो इंसान, हु कॉल्ड यस्टरडे, जिसने कल बुलाया था, इज हियर, यहाँ पे है। अब यहाँ पे हु का मतलब जो है, हु का मतलब ये नहीं है कि कौन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ऑल क्लियर? तो याद रखना सिंपल कॉन्सेप्ट, WH वर्ड जब स्टार्टिंग में आए, सवाल उत्पन्न करे, तो वो क्या है? इंट्रोगेटिव है। जब बीच में आए तो वो क्या है? क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है? या स्टार्टिंग में भी आ गया, उसके साथ कोई दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो भी वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, खाली वो सवाल उत्पन्न नहीं कर सकता है। चलिए, ये हो गया हमारे रिलेटिव प्रोनाउन पे बात हो गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सी गेव मी अ पेन, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन बाय आइडेंटिफाई करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सी प्रोनाउन है, अभी अभी हमने बात किया, सी मतलब यहाँ पे कोई नाम था। चूज द रिलेटिव प्रोनाउन चूज करने बोल रहा है भाई, तो रिलेटिव प्रोनाउन तभी अभी हमने बात की, दिस, सी, माई, क्या होगा? हु हो जाएगा। अब भी बात किया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ज्यादा क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट पे बात करने की जरूरत ही नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान दे दिया है आपने तो। दिस इज द बॉय वॉन द प्राइज, क्या होगा सर यहाँ पे? दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, और लड़का देखो लिविंग है, लिविंग को दिखाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन जो आता है वो हु आता है। क्या आता है? हु। तो हु वॉन द प्राइज हो जाएगा। क्लियर है? चूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव हमने अभी बताया था, सेल्फ वाला। सेल्फ वाला कौन सा? ये है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर है भाई साहब? नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ब पे, द एक्शन वर्ड। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस एक्शन वर्ड? सर, ये एक्शन वर्ड क्या होता है? एक्शन वर्ड पे हमने बहुत बार बात किया है। एक्शन मतलब क्या होता है ना, हरकतें। अभी मैं कौन सा हरकत कर रहा हूं? पढ़ाने वाला हरकत कर रहा हूं, है ना? अभी अगला हरकत हम ऐसे से करना शुरू कर दिया ना। क्या कर रहे हैं सर? सर कुछ नहीं, डांस कर रहे हैं हम तो। समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो सीधी सी बात है, जो भी आप काम करते हो वो आपकी एक्शन, जो भी आप काम करते हो क्या है? आपकी एक्शन है। बात समझ आ रही? अब देखो भाई, इसके अलग टाइप्स के पूरी डेफिनेशंस को जाने हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्शन दर्शाता है, स्टेट दर्शाता है। स्टेट मतलब अवस्था को दर्शाता है। अभी बताते क्या है, ये एक्स्ट्रा चीज है ना? और अक्यूरेंस, और अक्यूरेंस दे दिया, मतलब और में डाल दिया इसको। ठीक है? मतलब किसी कोई चीज अकर कर रहा है, अकर मतलब कायम रह रहा है यहाँ पे। ठीक है? इट इज द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। वर्ब को सेंटेंस का हार्ट बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि इसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे हार्ट के बिना हम नहीं रह सकते हैं, खल्लास। हार्ट का बीट खत्म मतलब इंसान खत्म। अगर सेंटेंस से वर्ब नहीं है मतलब सेंटेंस खत्म। सेंटेंस नहीं है तब, सीधे समझो। बस मारी यही चीज है, वर्ब को हार्ट बोला गया है भाई। क्यों बोला गया है? तुम दिल की धड़कन में वाला सीन है, ये है, ये वर्ब हार्ट है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर ये नहीं है तो सेंटेंस नहीं है, इतना समझ लो आप। ध्यान देखो, नो सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट इट। कोई सेंटेंस इसके बिना कंप्लीट नहीं है। सच्ची बात है सर। सी राइट्स अ लेटर। यहां पे देखो वर्ब क्या है? राइट्स है। वर्ब को समझना बड़ी बात नहीं है, हमने बताया था। वर्ब दुनिया का जितना काम है वो सब का सब क्या है? वर्ब है। क्लियर है? दूसरी चीज, एक चीज और दिखाती, स्टेट, अवस्था। क्या दिखाती? अवस्था। जैसे देखो हमने लिख दिया यहाँ पे आई एम अ टीचर लिखा हमने, आई एम अ टीचर। जरा समझना, आई हमारा यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, एक्शन दिखाने वाला वर्ड नहीं है, पर स्टेट दिखाने वाला वर्ड है एम। ये स्टेट दिखाएगा यहाँ पे। सर ये स्टेट क्या होता है? स्टेट को समझना जरा क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने हूं, अभी मेरा स्टेट एक टीचर का है। मेरा स्टेट, मेरी अवस्था क्या है? एक टीचर का है। आपके सामने, स्टूडेंट्स के सामने मैं क्या हूं? एक टीचर हूं। माँ के सामने जाऊंगा, मेरा स्टेट क्या हो जाएगा? बेटे का हो जाएगा। मैं एक बेटा बन जाऊंगा। सही बात है कि नहीं है? बीवी के पास गया तो क्या बन गया? पति बन गया। एग्जाम्पल बता रहा हूं, बीवी अभी है नहीं, टेंशन नहीं है ना? बीवी के पास गया तो क्या बन गया? मैं पति बन गया। भाई के पास हो तो भाई बन गया। दोस्त के पास हो तो दोस्त बन गया। तो हमारा स्टेट बदल रहा है नहीं बदल रहा है?
तो ये ही वो स्टेट दिखाने का काम करेगा। आई एम अ टीचर, ये टीचर का स्टेट क्या है, अभी का स्टेट मेरा क्या है, टीचर है। ये कौन दिखा रहा है, ये एम दिखा रहा है कि अभी किस स्टेट में हूं भाई, अभी का मेरा स्टेट, अभी का मेरा अवस्था वो क्या है, टीचर के स्टेट में हूं। ये कौन दिखाया, एम दिखा रहा है। क्लियर है, चलो भाई अब आते कर लेते हैं। देखो दे आर प्लेइंग, है ना, देखो यहाँ पे इस आर क्या बोल रहा है, आर है, आर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। मतलब दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, उनकी अवस्था क्या है, अभी खेलने की अवस्था में। और जब भी अवस्था दिखाने का काम करेगा, स्टेट दिखाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना है आपको। थोड़ा सा वर्ब को और डिस्क्राइब कर लेंगे हम लोग। देखो एक्शन वर्ब्स है ना, एक्सप्रेस स्पेसिफिक फिजिकल और मेंटल एक्शन। ये क्या आपका दिखाएगा, या तो फिजिकली आप कोई एक्शन कर रहे हो, या मेंटली अंदर ही अंदर कुछ एक्शन हो रहा है कि नहीं। देखो जैसे रन, दौड़ना, दौड़ेंगे तो ऐसे दौड़ेंगे, फिजिकली एक्शन हो रहा है। डांस तो खैर आप जान ही रहे हो, फेमस है ना। स्लाइड, स्लाइडिंग करते हो आप, है ना। देखो नेक्स्ट थिंक, डू, गो, जितना भी ये सारी चीजें हैं आपको थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो, है कि नहीं। सोचना, सोच जब रहे होते हैं क्या, ये अंदर ही अंदर चीजें चल रही है, फील करना अंदर ही अंदर चल रही है। तो ये सारे चीज क्या है, एक्शन वर्ब्स में आ गए। अब आज हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं। हेल्प टू मेन एक्सप्रेस टेंस और पॉसिबिलिटी, ये टेंस को दर्शाने के लिए जनरली आता है, ये संभावनाओं को दर्शाने के लिए जनरली आता है। जैसे इज, एम, आर, वोज, वेयर दिया हुआ है, हैज, हैव, हैड है, शैल हैव, विल हैव, शैल विल है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे के सारे चीजें क्या है, हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आती है। अब आगे देखो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब पर बात कर ले। देखो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब सवाल आता है कि सर ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। याद रखना भाई, ट्रांजिटिव वर्ब एक वर्ड में समझो, एक्स्ट्रा नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके पास ऑब्जेक्ट हो, बात खत्म। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं हो, बल्कि जिसके पास क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो। बहुत आसान से अगर समझते हैं तो कॉम्प्लीमेंट हो। ऑब्जेक्ट पर जो होता है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर करने के लिए याद रखना दो सवाल। पहला सवाल व्हाट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या। दूसरा सवाल हु, जिसे हम हिंदी में कहते हैं किसे। ये दो शब्दों से आप सवाल पूछोगे। सवाल किससे पूछोगे, तो वर्ब से। किससे, वर्ब से। अगर किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट मिल गया, मतलब वो वर्ब ट्रांजिटिव है। क्या है, बात हमारी। अब सीधे और भी आसान भाषा में अगर समझना है, देखो भाई बहुत आसान भाषा में इसको समझा देते हैं, एक वर्ड में समझाते हैं आसान भाषा में, कुछ नहीं करना। ट्रांजिटिव, दूसरा क्या है, इंट्रांजिटिव। बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में समझो इसको। ये दोनों भाई है, दोनों का भाई शादी करवाना है। दोनों का क्या कराना है, शादी करवाना है। अब शादी करवाने के लिए दो लड़की चाहिए। एक घर में गए, दो लड़की ढूंढे। एक लड़की का नाम हमने रख दिया ऑब्जेक्ट है, दूसरा का नाम क्या था, कॉम्प्लीमेंट था। जरा समझना इस बात को, दूसरा का नाम कॉम्प्लीमेंट था। अब भाई क्या हुआ, जब दो लड़की आई ना, एक घर में दो लड़की, ट्विंस वाला कहानी सुने होगे। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा वाली। अब जुड़वा बहन हमने देखा, दोनों का शक्ल मिलता जुलता। आप देखे होगे बहुत बार चिंकी मिंकी वाली आपको चल रही थी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा, जो कपिल शर्मा के शो में भी आई थी, चिंकी मिंकी, मैं चिंकी मिंकी, कभी पता ही नहीं चल रहा है कौन चिंकी कौन मिंकी। उसी तरह से ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ट्विंस है, शक्ल देखने में सेम है। अब क्या किया गया, ट्रांजिटिव की शादी करवा देगी ऑब्जेक्ट से, इंट्रांजिटिव की शादी करवा देगी कॉम्प्लीमेंट से। भाई अब इसको जब जरूरत पड़ेगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी, नीड्स, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। इसको जब जरूरत पड़ेगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी, नीड्स, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, क्लियर है। अब देखो, अब भाई समझो, अब दोनों तो ट्विंस है कि नहीं है। भले इस दोनों भाई को पता ना चले कि अपनी वाली कौन है, लेकिन दोनों बहन को तो पता चल रहा है कि हमारा वाला कौन है। ये अपने वाले कहीं बगल में जाके बैठेगी ना। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव के बगल में बैठेगी, कॉम्प्लीमेंट है तो इंट्रांजिटिव के बगल में बैठेगी, क्योंकि इसका वाला ये है। सही बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बातें दिमाग में जा रही है नहीं आ रही है। अब सीधी सी बात है भाई, समझो। सर अब क्या करे, तो कुछ नहीं, ट्विंस है तो अब बोलो ऐसा कर लेते हैं, कुछ सवाल दे देते हैं। अगर सवाल का जवाब दे दी तो ऑब्जेक्ट है, जवाब नहीं दी तो कॉम्प्लीमेंट है। तो बोला भाई ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए दो सवाल, पहला व्हाट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या। दूसरा किसे, किसे का इंग्लिश में कहते हैं होम। व्हाट और होम से सवाल करो, किससे सवाल करो, तो वर्ब से। अगर सवाल का जवाब मिला तो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया आई ईट। देखो यहाँ पे ईट क्या है, वर्ब। ईट क्या है, वर्ब। मैं खाता हूँ, क्या खाते हो पता नहीं है, मतलब वर्ब का मीनिंग पूरा नहीं है। खाते हो नहीं पता है क्या खाते हो। दूसरा हमने लिखा आई बीट, बीट क्या है, वर्ब। मैं पीटता हूँ, किसे पीटते हैं ये भी पता अभी नहीं है, मतलब वर्ब का मीनिंग पूरा नहीं है। तीसरा हमने लिख दिया यहाँ पे आई गो,
गो यहाँ पे क्या है, वर्ब है। जाते हो, कहाँ जाते हो ये भी पता नहीं है, मतलब वर्ब का मीनिंग पूरा नहीं, अभी वर्ब का मीनिंग पूरा नहीं। याद रखना वर्ब के मीनिंग को पूरा दो ही चीज कर सकता है, या तो ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट, या तो ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट। दिमाग में सेट कर लो। आई ईट, खाते हो, क्या खाते हो, मान लो हमने लिख दिया आई ईट पनीर, लिख दिया हमने। सर क्या खाते हो, पनीर। क्या मतलब, ये व्हाट से सवाल हमने पूछा, किससे, वर्ब से। खाते हो, क्या खाते हो, पनीर। हमने अभी बताया कि अगर क्या का जवाब मैच कर जाए तो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब यहाँ पनीर क्या है, ऑब्जेक्ट। पनीर क्या है, ऑब्जेक्ट। यहां पे देखो मैं पीटता हूं, किसे पीटते हो, मान लो हमने भी लिख दिया आई बीट रोहित, आई बीट रोहित। पीटते हो किसे, रोहित। जवाब मिला किसे का, मतलब हुम का। हमने बोला चाहे क्या का जवाब मिले चाहे किसी का जवाब मिला, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट, मतलब रोहित भी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब एक बात बता भाई, ऑब्जेक्ट किसके बगल में जाके बैठेगा जी, ट्रांजिटिव के बगल में ना। मतलब ये जो वर्ब है ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसके बगल में कौन बैठी हुई है, ऑब्जेक्ट बैठी हुई है, और ऑब्जेक्ट का पति कौन है, ट्रांजिटिव है, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे भी देखो भाई, बीट वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रोहित, रोहित ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसके बगल में बैठेगी, ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ये बीट भी क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है। अब यहाँ आई गो, कहाँ जाते हो, आई गो टू पटना, आई गो टू पटना। जाते हो, पहले सवाल दो है हमारे पास, पहला क्या, क्या जाते हो, पटना। क्या जवाब मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूसरा सवाल पूछो, किसे जाते हो, पटना। क्या ये जवाब मैच किया, नहीं किया। जब जवाब मैच नहीं किया इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट नहीं। कहां जाते हो, पटना। क्या किसी को छोड़कर बाकी किसी सवाल का जवाब मिलेगा तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट किसकी वाली है, इंट्रांजिटिव की है सर, मतलब ये वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर। अब बातें आपको समझ में आई। अब आ जाओ इधर, देख लो भैया क्या दिया हुआ है, सी रीड्स पढ़ती है। पहला सवाल क्या पढ़ती है, बुक। क्या का जवाब ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो रीड्स ट्रांजिटिव वर्ब है, दैट्स इट, बात खत्म। क्लियर। अब यहां पे देखो भैया क्या है, बोला जा रहा है द बेबी क्राइड लाउडली, बच्चा रो रहा है, कैसे, जोर जोर से रो रहा है। तो कैसे रो रहा है, जोर जोर से, क्या और किसे का जवाब नहीं मिल रहा है, क्या और किसे का मिलता तब ऑब्जेक्ट होता। लाउडली यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये क्राइड क्या यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ऑल क्लियर। बातें आपके समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत है। अब देख लो, आ जाओ यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हमें। ही प्लेज क्रिकेट, आइडेंटिफाई बोल रहा है, वर्ब चुन लो भाई, तो क्रिकेट खेलना काम है भाई, बहुत सिंपल सी बात, प्लेज वर्ब हो जाएगा, ओवर। चूज द हेल्पिंग वर्ब चुन लो, रन मिस दौड़ना, जंप कूदना, वाइट इज हेल्पिंग वर्ब, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका। सी रीड्स अ बुक, आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव वर्ब चुनो, सी रीड्स अ बुक। देखो भैया क्या है, ऑब्जेक्ट है इसके पास, पढ़ती है, क्या पढ़ती है, किताब, मतलब क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है, रीड्स क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नीचे था क्या क्वेश्चन, और हाँ था, दे ब्लैंक्स गोइंग टू स्कूल। बोला जा रहा है भैया इसमें क्या होगा, ऑप्शन आर होगा, दे के साथ आर गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। ऑल क्लियर। किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स जरूर करेंगे, आई एम गोइंग टू सी योर कमेंट्स वेरी सून। चलो भाई अब आते हैं हम लोगों का नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पे बात कर रहे हैं। द डिस्क्राइबिंग वर्ड, देखो पहले हमने इसका हेडिंग लिख दिया, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है ना जो डिस्क्राइब करने का काम करता है, मतलब व्याख्या करने का काम करता है। एडजेक्टिव का ये काम है, क्या करता है, वो व्याख्या करता है भाई। देखो डेफिनेशन क्या है, एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स, या तो मॉडिफाई करेगा या डिस्क्राइब करेगा, वर्णन करेगा, किसको, एक नाउन को या प्रोनाउन को। मतलब ये नाउन या प्रोनाउन को सीधे समझो ना, एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन की चुगली करना, मतलब इसके बारे में बताना। नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ तो बताएगा, चाहे उसका नंबर बताए, चाहे उसकी क्वालिटी बताए, चाहे उसको डिस्क्राइब करे, कुछ भी करे भाई, लेकिन एडजेक्टिव का काम है कि वो क्या करेगा, वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ तो बतलाएगा, ये बात तो तय है। समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है। एडजेक्टिव का काम है कि वो पक्का कुछ ना कुछ क्या करेगा, कुछ ना कुछ बतलाने का ही काम करेगा। ये किसका काम है, तो ये काम है एडजेक्टिव का। क्लियर है। आगे देखो भाई, क्वालिटी दिखाएगा, ब्यूटीफुल, बैड, ये सब क्वालिटी या डिसक्वालिटी के अंदर आती है ना। साइज बता सकता है, बिग स्मॉल, कलर हो सकता है रेड ब्लू, ये सब डिस्क्राइब करता है।
बात समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? देखो अब एडजेक्टिव क्या क्या कर सकते हैं, देखो डिस्क्रिप्टिव, इसका मतलब डिस्क्राइब्स क्वालिटीज, ये क्वालिटी को दर्शाएगा। देखो बहुत बार होता है ना, वो हम लोग बोलते हैं बॉय, ए लड़का कैसा है जी, नहीं बोलते हैं बॉय, बॉय कैसा है, तो हमने बोल दिया टॉल बॉय। लड़का कैसा, लंबा है। ये लंबाई किसके बारे में बात करें, लड़का के बारे में। लड़का क्या है, नाउन है, और जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करे दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। मतलब ये क्या हो गया, टॉल, भाई साहब एडजेक्टिव हो गई। समझ में आ रही है? बहुत बार आप लोग सुनते होंगे लड़की, गर्ल, गर्ल नाउन है ना, लड़की कैसी है, लड़की ब्यूटीफुल। लड़की लोग को ब्यूटीफुल ही बोलना चाहिए। गाना सुने होगा, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, सुने हो? तो लड़की ब्यूटीफुल, लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है। ये ब्यूटीफुल किसके बारे में बात किया, गर्ल के बारे में। सर गर्ल नाउन है, जो नाउन प्रोनाउन की थोड़ी सी भी कुछ भी बदला देना तो वो क्या हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है सर। डिस्क्रिप्टिव इसी का नाम कहा जाता है, जो क्वालिटी और डिसक्वालिटी बताने का काम करे वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव माना जाता है। चलो देखो, जैसे एग्जांपल यहाँ ब्लू बिग ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, बट याद रखना हमने ये एग्जांपल दे दिया कि नाउन के साथ जोड़ के बताने वाला काम करना है, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है तो नाउन तो होना चाहिए ना। चलो देखो नेक्स्ट है क्या, क्वांटिटी। भाई क्वांटिटी क्या होता है, मात्रा बताना। क्वांटिटी क्या है, मात्रा बताना, है कि नहीं है। सोज हाउ मच, ये बताएगा कितनी क्वांटिटी की बात हो रही है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड है, सम, मच, लिटिल, बोलते हो ना, यस आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ कलमे है, मतलब उसकी आप मात्रा बताने की काम करो। हो सकता है 2-4 हो सकती है, ये मात्रा में हो सकती है ना। मच मतलब ज्यादा, देयर वाज मच वाटर, मच का यूज जनरली अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है। देयर वाज मच वाटर, वहां ज्यादा पानी था, वहां पानी का क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी को दिखाने के काम कर रहा है। लिटिल का मतलब ये होता है थोड़ा या ना के बराबर होता है, ध्यान देना। अब आगे बात करें, नंबर भी दिखा सकता है ये 1 2 3 4, है ना। 1 है, 2 है, बेनी, ये सारे वर्ड्स क्या दिखाते हैं, नंबर दिखाते हैं। जैसे आप बोलते हो आई हैव 1 पेन, पेन कितने हैं भाई, एक है, तो एक क्या दिखाया, नंबर दिखा रहा है। तो जो नंबर दिखाया वो क्या कहलाता है, वो नंबर दिखाने वाले एडजेक्टिव्स को वैसे कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, बट यहाँ पे हमने नंबर लिखा ताकि आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। नेक्स्ट बात कर ले अगर हम लोग एडजेक्टिव को लेके, तो याद रखना वो एडजेक्टिव खास करके जो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आती है, वो एडजेक्टिव क्या होती है, उसको 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 तरह से हम उसे पेश कर सकते हैं, एक पॉजिटिव फॉर्म में, दूसरा कंपैरेटिव फॉर्म में, और तीसरा सुपरलेटिव फॉर्म में, जिसे हम लोग डिग्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डिग्री। बात में आ रही है नहीं, डिग्री मतलब एक लेवल दर्शाने के लिए। बहुत बार बोलते हैं ना कि मैं अच्छा हूं, फिर कंपेयर कर देता हूं, नहीं मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं, मैंने उसे कंपेयर कर दिया, थोड़ा सा लेवल अच्छाई का बढ़ाते चलेगा, उसके बारे में मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूं, आई एम द बेस्ट। बस एग्जांपल चल रहा है। अब हम जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो भाई हमने क्या किया, इन चीजों को हमने उसी एडजेक्टिव के लेवल को बढ़ाया, लेवल को बढ़ाया, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है डिग्री। क्या पड़ जाता है, डिग्री नाम पड़ जाता है। चलो देखो, पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है ना, जिसमें टॉल, जैसे हम बोलते मैं लंबा हूं, कोई कंपैरिजन हम नहीं कर रहे, सिंपल सी बात है, बोलते वो छोटी है, कंपैरिजन नहीं कर रहे। अब दूसरा होता है कंपैरेटिव, जिसमें दो चीजों के बीच में तुलना हो जाती है, थोड़ी सी, दो वस्तु के बीच में तुलना हो सकती है, दो व्यक्ति के बीच में तुलना हो सकती है। मैंने बोल दिया मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं, अब लंबाई देख भाई, लंबा तू भी है, लंबा मैं भी हूं, मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा हूं, तो लंबाई की हम लोग क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है कंपैरेटिव। सुपरलेटिव क्या होता है, कंपेयर मोर देन टू, 2 से अधिक की जब बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, 2 प्लस थिंग्स जब होगी तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। जैसे आप क्लास में हो और क्लास में आप बोलते हो मैं सबसे लंबा हूं, तो आप 2 व्यक्ति नहीं, 2 से अधिक है वहां पे, तो वहां पे जब ज्यादा के बीच में कंपैरिजन करते हो तो दैट इज सुपरलेटिव। बहुत सिंपल वे में समझना हो तो जब किसी चीज में किसी एडजेक्टिव ईआर लगा दो तो कंपैरेटिव, और ईएसटी लगा दे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एडजेक्टिव का ऑलमोस्ट खेल हमने खत्म कर दिया, क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि क्वेश्चंस क्या है उस पे बात कर लेते हैं। ध्यान दो भाई, क्या है, ही इज अ ब्रेव सोल्जर, आइडेंटिफाइड एडजेक्टिव। देख भाई सोल्जर नाउन है ना, सोल्जर कैसा है, ब्रेव है, बहादुर है, सोल्जर नाउन है। सोल्जर कैसा है, ब्रेव, बहादुर, तो बहादुर सोल्जर, ब्रेव सोल्जर के बारे में बताया, जो नाउन या प्रोनाउन पर बतलाएगा
क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा सर। एडजेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेव हो जाएगा। राम इज ब्लैंक्स देन श्याम, बोला जा रहा है भाई इसमें तुम बेस्ट ऑप्शन चुन लो। तुलना कर गई, दो के बीच में जब तुलना होगी, अभी अभी हमने बताया था, तो ईआर वाला हो जाएगा, तो टॉलर हो जाएगा। राम इज टॉलर देन श्याम हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ब्लैंक्स बुक इज माइन, दिया हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देख भाई अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब दिखाना, पॉइंट करना। अब पॉइंट करने के लिए चार वर्ड आ रहा था, दिस दैट दिस दोस, केवल चार वर्ड है। बोला जा रहा है इज माइन, बोला जा रहा है एक इज यूज हुआ मतलब सिंगुलर वाला है। अब देख लो यहाँ पे चार ऑप्शन, दिस दैट दिस दोस में केवल दैट ऑप्शन है, इट मींस द राइट आंसर इज ए। आगे बात करते हैं, चूज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी वाला चुनो भाई, वो एडजेक्टिव चुनो जो क्वांटिटी को दर्शा दे, है ना, मात्रा को दर्शाए। तो वहां पे क्या है? यहाँ पे मच है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मच हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चंस में टाइम लग गया, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं भाई, एडवर्ब पे बात करते हैं। दिस इज नोन एज द बाप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, मैं इसे बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि ये क्या है? बाप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच से माना जाता है। किसे? एडवर्ब को। क्यों मानते हैं सर बाप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? कुछ तो रहा होगा सर, ये इकलौता ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके बारे में चाहे उसको ये मॉडिफाई कर सकता है। कौन? पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये इकलौता एडवर्ब ऐसा है, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चाहेगा ना, ये उसको मॉडिफाई कर सकता है। इसके अंदर इतनी ताकत है, ठीक है, एडवर्ब के अंदर। बट फिलहाल हम लोग कुछ ही जानेंगे, एक लेवल तक की बात करेंगे, लेवल से ज्यादा कभी बाद में बात कर लेंगे। बोला जा रहा है द मॉडिफाइंग वर्ड, ये मॉडिफाई करेगा चीजों को। अब देखो भाई क्या है एडवर्ब डेफिनेशन में, जरा देखा, एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब। वर्ब तो कॉमन चीज हो गया, सब जानता है, क्योंकि एडवर्ब बनाइए, वर्ब के ऊपर में ऐड कर दो, मतलब वर्ब के बारे में जो ऐड करे, ऐड मतलब प्रचार करे, प्रचार करे मतलब बतलाए। जैसे मान लो कि हम S2 विजन के बारे में बात करते हैं, S2 विजन तो प्रचार कर रहे हैं, मतलब बतला रहे हैं इसके बारे में, सीधी बात है। सेम चीज यहाँ के एडवर्ब है ना, वर्ब के बारे में जो ऐड करे, प्रचार करे, जो बतलाए, दैट इज नोन एज एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में बतलाए, वो एडवर्ब कहलाए। लेकिन इतने पे बात नहीं रुकती है इस एडवर्ब की, इतने पे नहीं, बोलता है कि एडजेक्टिव के बारे में बता सकता है ये। लो दे दिया भाई टेंशन। इतना ही नहीं, दूसरा एडवर्ब के बारे में बता सकता है, ये खुद के बारे में भी खुद बता सकता है, इतनी ताकत है इसके अंदर। इसलिए हम अक्सर कहते हैं ये क्या है? हमारा बाप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बाप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? देखो अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट लिखा हुआ चलो देखो ध्यान दो, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। सी रन्स फास्ट। पहले देखो रन क्या है? वॉक। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। अब कोई देखो धीरे धीरे से दौड़ रहा है, तो क्या है? दौड़ना काम। अरे भाई वो दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? तेजी से। जब तेजी से बोल रहा है, ये जो ऐसे नॉर्मल देखो स्पीड हो जाएगा, जैसी स्पीड हो रहा है ना, तो ये देखो फास्ट कहीं ना कहीं किस चीज पे प्रेशर डाल रहा है? रन पे। दौड़ रहा है तो पहले स्लोली स्लोली, अब तेजी से दौड़ रहा है, तो दौड़ने का तेजी का असर किस पे पड़ रहा है? दौड़ने पे पड़ रहा है ना। दौड़ना क्या है? वॉक। और जो वॉक के बारे में बात करो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा सर। तो हमारे यहाँ पे फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब देखो पहले बात तो वो वर्क्स, वेरी को 2 सेकंड के लिए दिमाग से निकाल, वह काम करता है। कैसा? कठिन काम करता है भाई परिश्रम करता है। कितना कठिन परिश्रम। तो पहले तो हार्ड यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है क्योंकि ये काम करना वर्ब है, वर्ब के बारे में जो बतलाता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। कितना कठिन काम करता है? बहुत ही कठिन काम करता है, बहुत। ये वेरी हार्ड के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा है? बता रहा है। और एकलौता एडवर्ब ही एडवर्ब के बारे में बता सकता है, और कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बता सकता है। इसलिए वेरी हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। बस में जनरली एक ट्रिक याद रखना दिमाग में, बहुत बार क्वेश्चंस दे देता है एग्जामिनेशन में, चूज द एडवर्ब। याद रखना ट्रिक की जनरली एडवर्ब के लास्ट में ly होता है। देखो मेनी एडवर्ब्स एंड इन ly, जैसे क्विकली ly पे एंड हुआ है, स्लोली ly पे एंड हुआ है, स्लोली स्लोली स्लोली, है ना। गाना सुने होगे बच्चों की लोगी जान क्या। आप सोच रहे होगे आप ये पढ़ा पढ़ा के स्लोली स्लोली जान ले रहे सर क्या? हाय चलो भाई आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी।
तो हम लोग बात जो कर रहे हैं अभी एडवर्ब पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पे बात कर लेते हैं। तो और इसी तो ज्ञान आपको दे के रहेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम एग्जामिनेशन टाइम में ना हो। सेल्फ कॉन्फिडेंट का लेवल हाई होगा तब कॉपी पे पेन चलेगा भाई, नहीं तो फिर तो पेन भी रुक रुक के चलती है। अब बात कर लेते हैं एडवर्ब क्या क्या दर्शाएगा। तो कभी आपके कार्य का मैनर दर्शाएगा। मैनर्स मतलब क्या हो गया सर, जनरली आप हाउ से सवाल करोगे वर्ब से तो जो जवाब मिलेगा मैनर्स हो जाएगा। जैसे दौड़ना, दौड़ते हो कैसे, तो स्लोली स्लोली। ये स्लोली क्या दर्शा रहा है, मैनर्स दिखा रहा है। बहुत बार हमने बोलते हैं बच्चों राइट क्विकली, लिखो, कैसे लिखे सर, हाउ, अरे क्विकली यार जल्दी लिख ले, है ना। तो ये क्विकली क्या दिखा रहा है, तो मैनर्स ऑफ राइटिंग दिखा रहा है भाई, ठीक है। चलो अब आगे देखो, टाइम दिखाता है एडवर्ब हमारा। टाइम जानने के लिए हमें वर्ब से सवाल पूछना पड़ता है, व्हेन से, कब से। बताओ कब मिलोगे, कब का जवाब क्या होगा, टाइम मिलेगा। आप बोलोगे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, क्या है ये, टाइम है। और जो टाइम दिखाएगा वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। तो यहाँ पे देखो जैसे नाउ, किसी से आप पूछो कब मिल रहे हो, अरे भाई अभी मिल रहे हैं नाउ, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। मिलना वर्ब है ना, मिलना, कब मिलोगे, कब मिलोगे, मिलना वर्ब है ना। कब किससे सवाल पूछ रहा है, मिलने से। तो वर्ब पर बात करें एडवर्ब, और एडवर्ब क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। जो टाइम दिखा रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम, तो क्या हो जाएगा, नाउ टाइम हो जाएगा, है नहीं। नहीं भाई कल कॉलेज में मिलते हैं आपसे, कल मिलते हैं कहाँ पे, कॉलेज में। तो मिलेंगे कब मिलेंगे, कल मिलेंगे। कल भी क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एडवर्ब प्लेस दिखाता है। प्लेस दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है, सवाल आपका वेयर से सवाल पूछना है वर्ब से। किससे सवाल पूछना है, वेयर से। कहां मिलेंगे सर, तो यहां मिलेंगे, यहां क्या है, जगह है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। बात समझ आ रही है, यहां नहीं वहां मिलेंगे, वहां भी क्या है, जगह है। तो भाई ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ऑल क्लियर, आई होप कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं एडवर्ब्स के। सॉरी, एडवर्ब प्लेस का देख लो भाई, क्या एडवर्ब का प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। ही स्पीक्स क्लियरली, अभी हमने बात किया था भाई जिस वर्ड के अंत में एल वाई हो एडवर्ब है। क्लियरली में आपको एल वाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या है, एडवर्ब है। देखो ये सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चूज द एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम चुनो भाई। तो स्लोली, ये तो टाइम दिखा नहीं रहा है। हियर, तो ये तो प्लेस दिखा रहा है। वेरी, ये तो टाइम नहीं दिखा रहा है। टुमारो, कल टाइम दिखा रहा है, ये टुमारो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एडवर्ब सी सिंग्स ब्लैंक्स। ओ सी सिंग्स देखे ऑप्शंस है, स्वीट, सी सिंग्स स्वीट होगा क्या, नहीं। स्वीटली, हाँ सर, एडवर्ब वाला तो हो सकता है। तुम्हारा ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ प्लेस। आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस को आइडेंटिफाई करना है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या था, हियर, देयर, ये सब हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो वाओ, प्रीपोजिशन। ये एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने की अगर कोशिश करें तो महीनों भर पढ़ सकते हैं। इतना बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है। लेकिन क्या सर, वी डोंट हैव अ मंथ, वी हैव ओनली फ्यू मिनट्स, कुछ समय है हमारे पास, उसी में तुम्हें पढ़ना है इसे। तो प्रीपोजिशन वर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो भाई प्रीपोजिशन का सीधा समझो, प्रीपोजिशन, पोजीशन इसका क्या होगा, प्री, किसके पहले प्री होगा, किसके पहले होगा, तो नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और ये रिलेशन दिखाएगा सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ। अब यही चीज देखो, बोलता प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस, है ना, रिगार्डिंग टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। बाकी कुछ भी दिखाए, टाइम दिखाए अलग मैटर है, प्लेस दिखाए अलग मैटर है, डायरेक्शन दिखाए अलग, लेकिन भाई शब्दों के साथ रिलेशन दिखाने का काम करेगा प्रीपोजिशन, ठीक है। चलो देखो, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, मान लो कि 2 सेकंड के लिए ऑन नहीं है, द बुक इज द टेबल हो जाएगा, किताब टेबल है। अरे भाई समझ ही नहीं आ रहा है किताब और टेबल के बीच क्या संबंध है। जब तक कि ऑन नहीं आएगा यू विल नॉट बी क्लियर व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द बुक एंड टेबल। नहीं समझ में आएगा आपको क्या रिलेशन है टेबल और बुक के बीच में। जैसे ही आ रहा है द बुक इज ऑन द टेबल, किताब का है भाई, तब समझो हो यहाँ टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, किताब रखा हुआ है सर।
अब समझ में आया टेबल विच इज ऑन ने क्लियर किया, इसलिए ऑन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ही लिव्स इन लंदन, वो रहता है, कहां रहता है, लंदन में रहता है। यहां लंदन से पहले क्या है, इन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। चलो फटाफट क्लियर करते चले जाते हैं आगे हम लोग। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, देखो भाई प्रीपोजिशन वो जो टाइम दिखा दे जिसमें एट, ऑन और इन आ रहा है। जैसे बहुत बार बोलते हैं he gets up at 5 o'clock, वो 5 बजे जगता है, तो यहाँ पे एट क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। he comes on Monday, वो कब आता है, मंडे को आता है, यहाँ पे भी ऑन क्या दिखा रहा है, टाइम से पहले यूज किया जा रहा है। प्लेस भी हो सकता है, प्लेस दिखाने के लिए भी एट, इन और ऑन का प्रयोग होता है। एट होम, तो कहाँ रहता है, घर में, तो ये प्लेस दिखा रहा है एट यहाँ पे। इन बॉक्स, यहाँ पे भी इन क्या दिखा रहा है, चाबी कहाँ है, बक्से के अंदर है, तो चाबी का जगह फिलहाल कहाँ है, बक्से के अंदर है। यहाँ पे भी इन क्या दिखा रहा है भाई, प्लेस दिखाने का काम कर रहा है। बस द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ है, टेबल पे है, ये ऑन भी किताब का प्लेस दिखाने का काम कर रहा है। चलो डायरेक्शन, टू, टुवर्ड्स, इनटू, ये डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाने का मतलब हुआ मैं स्कूल वाले रास्ते से जाता हूँ, स्कूल की डायरेक्शन में जाता हूँ। टुवर्ड्स का मतलब भी क्या हुआ, डायरेक्शन दिखाएगा। आई गो टुवर्ड्स द स्टेशन, मैं स्टेशन की ओर जाता हूँ। स्टेशन की ओर जाने का मतलब हुआ कि स्टेशन में रास्ते में जा रहे हैं, जरूरी ये नहीं कि स्टेशन पहुंचेगा, लेकिन जब आप टू का यूज कर देते हो इसका मतलब होता है कि आप डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, यही तो डिफरेंस है। अगर आप बोलते हो आई गो टू स्टेशन, मतलब वो आप स्टेशन ही जा रहे हो, स्टेशन वाले रोड से निकले हो तो स्टेशन ही आपका डेस्टिनेशन है। लेकिन अगर आप बोलते हैं आई गो टुवर्ड्स द स्टेशन, मतलब आप स्टेशन पहुंचोगे या नहीं पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट आप उसी रास्ते में निकले हो, डायरेक्शन आपका वही है। चलो भाई इनटू, इनटू का प्रयोग जनरली तब होता है जब कोई वस्तु किस चीज में हो, मोशन में हो, ऐसी तरफ में क्या होता है, इनटू का प्रयोग किया जाता है। देखो भाई अब आ गया है द कैट इज अंडर द टेबल, बोला रहा है इसमें प्रीपोजिशन क्या है, तो क्या है प्रीपोजिशन, अंडर वर्ड है प्रीपोजिशन हमारा। सी लिव्स पटना, वो कहाँ रहती है भाई, पटना में। जब बड़े शहर की बात हो तो वहां पे इन लगाना, छोटे छोटे जगहों के लिए एट लगता है, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, इन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई बोला जाए ही इज गुड मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स हो जाएगा। याद रखना कि गुड के साथ एट का यूज होता है। नेक्स्ट है सी विल अराइव ब्लैंक्स मंडे, तो मंडे क्या है भाई, टाइम दिखा रहा है, अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन मंडे हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। ओ भाई दो पार्ट्स बच रहे हमारे, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन की बात करते हैं। कंजंक्शन सीधे समझो भाई, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, जंक्शन मतलब क्या होता है, जोड़ना, इसलिए याद रखना पटना जंक्शन, सुने हो, सुने क्या, रहते ही यहीं पे। जंक्शन पे बहुत सारी ट्रेन जो आती है, ट्रेन जुड़ने का काम जो होता है, ट्रेन का जो डब्बा जुड़ेगा वो कहाँ पे जुड़ेगा, जंक्शन पे जुड़ेगा जनरली, ठीक है। तो जंक्शन का काम है जोड़ना। लेकिन कंजंक्शन क्या करता है भाई, कंजंक्शन कन करता है, शब्दों को जोड़ता है, क्लॉजेज को जोड़ता है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, सेंटेंसेस को जोड़ता है, वो होता है कंजंक्शन। द कनेक्टिंग वर्ड मतलब जोड़ने वाले शब्द ही क्या होते हैं, हमारे कंजंक्शन होते हैं। फटाफट जरा सा समझते चलते हैं हम लोग चीजों को, देखना भैया। अ कंजंक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस टुगेदर, ये वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज इन द सेंटेंस, ये किसके तरह काम करता है, सेंटेंस के ब्रिज की तरह। जैसे ब्रिज देखोगे तो नदियों को जोड़ देगा, है कि नहीं, उसी तरह हमारा कंजंक्शन क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पे देखो ये बट जो है पुअर और ऑनेस्ट इन दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। बट क्या है हमारा यहाँ कंजंक्शन है। आई लाइक टी एंड कॉफी, यहाँ पे एंड देखो टी और कॉफी इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, यहाँ पे एंड हमारा क्या है, कंजंक्शन है। अब यहाँ पे देखो कंजंक्शन के भी तीन टाइप यहाँ पे है। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और तीसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। हमारे पास तीन कंजंक्शन है, याद रखना। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, ज्वाइंस इक्वल पार्ट्स, कोऑर्डिनेटिंग जब भी जोड़ेगा ना वो इक्वल पार्ट्स को जोड़ेगा। अगर ये एक साइड शब्द है तो दूसरा साइड भी शब्द ही होना चाहिए, एक साइड नाउन है तो दूसरा साइड भी नाउन ही होना चाहिए, बात समझिए, या तो नाउन इक्विवेलेंट। जैसे राम एंड श्याम, तो राम भी नाउन श्याम भी नाउन, एंड दोनों को जोड़ दिया।
राम एंड ही भी होता है सर, तो ही भी क्या है, प्रोनाउन है। नाउन की इक्विवेलेंट बोला आपने, इक्विवेलेंट मतलब नाउन के बराबरी वाला, नाउन के बराबरी वाला प्रोनाउन, तो उसको जो हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है राम एंड गो, गलत है भाई, एक राम नाउन है, दूसरा गो वर्ब है, ये इक्विवेलेंट कहां से हो गया? तो कोऑर्डिनेटिंग का काम करता है कि भाई कोऑर्डिनेट करके चलना है दोनों से, बात समझ आ रही है, लेकर चलना है, इधर लाओ नाउन तो इधर भी लाओ नाउन, इधर लाओ प्रोनाउन तो इधर भी लाओ प्रोनाउन, इधर वर्ब तो इधर भी वर्ब, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग, जिसके अंदर कुछ है एंड, बट और सो, ये सारे कंडीशंस है। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग, ज्वाइंट डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, मतलब एक क्लॉज जो होगा वो पूरी तरह से आजाद, मेन क्लॉज, दूसरा क्लॉज क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। जैसे देखो बिकॉज, इफ, सिंस दिया हुआ है। अब जैसे देखो आई गो हमने लिख दिया, बिकॉज सी कम्स, दूसरा लिखते हैं, यहां पे देखो दो क्लॉज है, एक है आई गो, दूसरा है सी कम्स, मैं जाता हूं, जब मैं किसी को मैं जाता हूं पूरी तरह से आजाद है, किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन दूसरा जरा सा देखो, जब हम बोलते हैं बिकॉज सी कम्स, क्योंकि वह आती है, अब मन में सवाल है तो क्या, क्योंकि वह आती है तो क्या आगे बोलो, ये पूरा ही नहीं होगा जब तक आगे नहीं बोलोगे। अरे क्योंकि वह आती है इसलिए मैं जाता हूं, अब जाके ये पूरा होगा कि सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। जब तक मतलब ये वाला जो है ना डिपेंड था इस पे, जो डिपेंड है वो डिपेंडेंट, तो देखो ये बिकॉज ने क्या किया, इसको जोड़ा ना, जिसको जोड़ा वो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो, क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। और जिसको फ्री था, जिसको किसी की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वो क्या था, उसे कहते हैं हम लोग मेन क्लॉज कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ कोरिलेटिव। कोरिलेटिव आप ऐसे जो पेयर्स में वर्ड होंगे, जैसे आइदर और, नाइदर और, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोरिलेटिव के नाम जाए। सीधे सिंपल से कोरिलेटिव मतलब हुआ एक से अधिक वर्ड वाला कंजंक्शन, उसको हम लोग कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन से, राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहां पे पुअर ऑनेस्ट को जोड़ रहा है, बट बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, इस पे कंजंक्शन क्या है, तो बट है हमारा। ही वर्कड हार्ड ब्लैंक सी फेल, बोला जा रहा है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया, तो बट ही फेल। नेक्स्ट है हमारा आई विल कम ब्लैंक्स यू कॉल मी, बोलता है मैं आऊंगा अगर तुम मुझे बुलाओगे, है ना, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। चूज, कोरिलेटिव कंजंक्शन बोल रहा है चूज करने के लिए, देखो ऑप्शन में जो कोरिलेटिव यहां पे दिया हुआ ही नहीं, चलो वो छूट गया है, टाइपिंग में मिस टाइप हो गया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हम बना देंगे क्या, सी बना देंगे, और यहाँ हम लिख देंगे आइदर और, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और, क्योंकि अभी हमने बात किया कोरिलेटिव का मतलब एक से ज्यादा शब्दों वाला कंजंक्शन। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन, लास्ट हमारा क्या है भाई सब, इंटरजेक्शन है। अब बात करेंगे इंटरजेक्शन क्या होता है सर, द एक्सक्लेमेशन वर्ड, वो शब्द जिससे आप एक्सक्लेम कर पाओ, एक्सक्लेम मतलब आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर पाओ, वो वाली फीलिंग्स की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे समझो सडन फीलिंग्स की बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है सडन। अब जैसे आप चल रहे हो, चलते चलते अचानक से पैर में चोट लग गया, पैर में जैसे चोट लगा, बोलोगे ओ माँ, ऐसे जो आप कर रहे हो ना, ये सडन फीलिंग है। यहाँ पे ओ माँ से पता चल रहा है बच्चे को पेन हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा इंटरजेक्शन है। चलो देखते हैं, बात करते हैं इस पे, एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग, इमोशन और सरप्राइज, ये हमारे सडन फीलिंग्स को दर्शाता है, इमोशन को दर्शाता है, सरप्राइज को दर्शाता है। इट इज नॉट ग्रामेटिकली कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ये जो है सेंटेंस के बाकी भाग से ज्यादा कनेक्ट नहीं करता है, ध्यान देना। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, ऐसा हम कब बोलते हैं, जब हमने जबरदस्त कार देखा तब बोलते हैं वाओ क्या कार है भाई। ये वाओ आपके लिए क्या था, सडन फीलिंग, देख के आपको सरप्राइज सा फील हो गया, ये वाओ हमारा क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो गया। अलास शी इज नो मोर, अब कोई मर जाता है तो दुख दिखाने के लिए यूज होता है अलास, है ना, तब हम लोग बोलते हैं अलास शी इज नो मोर, बहुत दुख की बात है यार कि वो नहीं रहा। तो ये अलास क्या दिखाता है, शौरो दिखाता है, दुख दर्शाने का कार्य करता है। देख लो भाई, अब यहां देखो जॉय दिखाने के लिए वर्ड होता है हुर्रा और वाव,
ये हुर्रा वर्ड का यूज बहुत किए होगे बचपन में हुर्रा नहीं बोलते थे, हुर्रे बोलते थे, है ना। हिप हिप हुर्रे करते थे, स्कूल से जैसे छुट्टी हुआ बैग उठाए हिप हिप हुर्रे करते दौड़। इससे पता चलता है कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शौर्य दिखाने वाला, दुख दिखाने वाला वर्ड क्या है, अलास और ओह। ये दोनों वर्ड क्या दिखाता है, दुख दर्शाता है। सरप्राइज दिखाने के लिए व्हाट या ओ माय, ओ माय के साथ हो सकता है ओ माय गॉड, है ना। ये सारे शब्द हो सकते हैं जो क्या दिखाएगा, सरप्राइज दिखाने का काम करेगा। चलो भाई हम आते हैं क्वेश्चंस पे, और हमारा लास्ट चल रहा है भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ब्लैक्स वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। ऑप्शन दिया हुआ है हुर्रा, वॉन मैच वी, क्या है इंटरजेक्शन इसमें, हुर्रा है आंसर, क्या हो जाएगा हुर्रा। चूज द इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिंग सॉरो, वो इंटरजेक्शन चुनो जो दुख दर्शाता है। ऑप्शन में वाओ, ब्रेवो, एलास, वो दुख दर्शाने वाला क्या है यहाँ पे, एलास वर्ड है। एलास पहले मिल गया इसलिए एलास सुने हम लोगों ने, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप कि आपको पूरी पार्ट्स स्पीच समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको रह जा रही है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में कमेंट करेंगे, हम आपको उसका जवाब भी जरूर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू बी लाइव टुगेदर, हम लोग लाइव मिलने वाले हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।